हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीति कोहली। आज मैं आपको एक चैप्टर करवाने वाली हूँ क्लास 11th का सप्लाई। क्लास 11th में जो हमारा बुक चल रही है इस टाइम पे कौन सी चल रही है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इसी का ही एक आज हम चैप्टर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सप्लाई, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ति। इस चैप्टर से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड देखना, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर में बस ये बताया हुआ है कि ये एक प्रोड्यूसर है, इट मीन्स उत्पादक है, और ये कौन है? कंज्यूमर है, इट मीन्स यहाँ पे ये उपभोक्ता है। तो आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है? वस्तु का लेन देन हो रहा है। ये जो है प्रोड्यूसर, ये क्या कर रहा है? अपनी वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है, इट मीन्स वस्तुओं को बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिक्चर में यही शो होता है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आपको विद आंसर हैं, और उसके अलावा आपको बुक में कोई रीडिंग करने की या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से 100% क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगी बस आपको चैप्टर सही से अंडरस्टैंड करके अपने आंसर उनको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर में पहले बेसिक समझ लेते हैं क्या है। चैप्टर का नाम है यहाँ पे पूर्ति, इट मीन्स इसको बोलते हैं हम सप्लाई। वस्तु की जो पूर्ति होता है कौन करता है? वस्तु की पूर्ति। पूर्ति का मतलब होता है वस्तुओं की बिक्री करना, इट मीन्स वस्तुओं को बेचना क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। अब पूर्ति करता कौन है? पूर्ति करते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, यानी कि जो सेलर होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो वस्तुओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो इस कंप्लीटली चैप्टर में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? एक उत्पादक के बारे में करने वाले हैं। अब अगर हम उत्पादक के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो उत्पादक होते हैं जब किसी भी वस्तु या सेवाओं की बिक्री करते हैं यानी कि सेल करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या देखते हैं? अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं। यानी कि जब उत्पादक वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमें वस्तुओं को बेचने में या वस्तुओं को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? लाभ हो। तो जिस वस्तु में उत्पादक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है, उत्पादक उसी वस्तु को बेचना पसंद करते हैं। तो यही चैप्टर है आपका कंप्लीटली किसके बारे में? एक उत्पादक के बारे में है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है। किस चीज़ की डेफिनेशन दी गई है? कि पूर्ति का अर्थ समझाइए, पूर्ति होती क्या है? क्या लिखा है आंसर में? पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है। मात्रा मतलब क्वांटिटी है। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु की बिक्री करते हैं, जैसे मान के चलिए हम पेन बेच रहे हैं उत्पादक, जब पेन बेचेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? क्वांटिटी होगी कि वो 1 पेन बेच रहा है या 2 पेन बेच रहा है या 10 पेन बेच रहा है। तो पूर्ति क्या होती है? वस्तु की वो मात्रा, वो क्वांटिटी होती है जिसे विशेष कीमत पर जब पेन बेचेगा तो कुछ ना कुछ उसका मार्केट में क्या होगा? प्राइस होगा कि हमें 10 रुपये वाला पेन बेचना है या 5 रुपये पे बेचना है। तो जब कुछ ना कुछ उसकी कीमत होगी, और विशेष समय पर जब वो पेन की बिक्री करेगा तो कोई ना कोई उस समय होगा, कोई टाइम पीरियड होगा। तो जब किसी समय पर और किसी कीमत पर विक्रेता बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए पूरे तरीके से क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, तब वो क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन किस चीज़ की? पूर्ति की। कि पूर्ति का मतलब क्या होता है? कि जब कोई भी उत्पादक किसी भी वस्तु को जो भी मार्केट में 10 रुपये का प्राइस है तो 10 रुपये पे वो बेचने के लिए तैयार हो गया कि हाँ मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो गया, तब वो उसकी क्या बन जाती है? पूर्ति बन जाती है। अब हम देख लेते हैं कि पूर्ति का नियम क्या होता है।
तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है पूर्ति का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या होता है? तो देखिए लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की जो पूर्ति की जो मात्रा है, यानी कि वस्तुओं को बेची जाने वाली जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु को बेची जाने वाली जो मात्रा है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो पूर्ति का नियम है ये किस चीज़ को दिखाता है? पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है, यानी कि धनात्मक या प्रत्यक्ष संबंध को शो करता है। क्या? पूर्ति का नियम। अब ये जो पूर्ति का नियम है ये क्या है कि कीमत बढ़ गई तो पूर्ति भी बढ़ गई। ऐसा कैसे हुआ? इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक विक्रेता है, जब वो किसी वस्तु को बनाता है तो बनाने में कुछ ना कुछ उसकी लागत आती है। लागत मतलब कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट यानी कि खर्चा आता है। लागत का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाने के लिए या किसी भी वस्तु को बेचने के लिए जो भी हमारा पैसा खर्च होता है, किसी भी वस्तु को बनाने में या किसी भी वस्तु को बेचने में जो पैसा खर्च होता है वो क्या कहलाती है? लागत कहलाती है। इट मीन्स कॉस्ट कहलाती है। तो कॉस्ट हमारी कितनी आई? मान के चलिए एक पेन को बनाने में 5 रुपये हमारी, या आप मान के चलिए 7 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। ठीक है। अब जब इसको बनाने में 7 रुपये खर्च हो रहे हैं तो मार्केट में इस पेन का कुछ ना कुछ प्राइस भी होगा। जिस प्राइस पे हम इस पेन को बेचेंगे वो प्राइस मार्केट में हमने डिसाइड किया कि 10 रुपये पे इस पेन को हम बेचेंगे। अब हमें यहाँ पे कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? 7 रुपये खर्च हुए, 10 रुपये का हमने बेच दिया। कितने रुपए हमें प्रॉफिट मिला? 3 रुपये का। तो जब 3 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो एक उत्पादक 50 पेन की क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कीमत बढ़ती है तो मात्रा कैसे बढ़ती है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में उस पेन की जो कीमत थी वो 10 से बढ़कर अब 11 रुपये का बिकने लग गया। हमने उसका प्राइस बढ़ा दिया, बट हमारी कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कॉस्ट पहले भी 7 थी, अभी भी 7 है। हमने लेकिन अब प्राइस बढ़ा दिया। अब हम 10 की जगह उस पेन को 11 का बेच रहे हैं। तो जैसे ही पेन का प्राइस बढ़ा तो अब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। पहले खर्चा था 7, अब कीमत कितनी है? बेच कितने पे रहे हैं? 11 पे। तो अब हमें मिल कितने रुपए हैं? 4 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट था वो 3 से बढ़कर कितना हो गया? 4 हो गया। तो जब प्रॉफिट बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो 50 पेन की जगह हम अब 60 पेन का उत्पादन करके 60 पेन की क्या करेंगे? बिक्री करेंगे। तो यहाँ पे ये हमें प्रूफ होता है कि जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी तो इट मीन्स जो सप्लाई है वो 50 से बढ़कर 60 हो गई। क्यों बढ़ी? रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। ऐसे ही अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हमारी जो मात्रा है, वस्तु की जो मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। तो ये तो था हमारा पूर्ति का नियम क्या होता है। अब इस नियम में एक बात का ध्यान रखें, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं कि पूर्ति का नियम क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। हम ये जो नियम है ये कब फॉलो करते हैं? जब हम लिखते हैं अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर। अब आप कहेंगे ये अन्य बातें क्या होती हैं? अन्य बातें, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो अन्य बातें क्या हैं। उन अन्य बातों को कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है कि उन फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी ये पूर्ति का नियम क्या हो पाता है? अप्लाई हो पाता है। अगर ये अदर फैक्टर्स सेम नहीं रहेंगे, मतलब कि इनमें अगर चेंज आएगा तो ये जो नियम है ये फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इस नियम को फॉलो करने के लिए ये कंडीशन जरूर है कि अन्य बातें क्या रहनी चाहिए? समान। अब वो अन्य बातें भी आपको पता चलेगा चैप्टर में आगे कि वो कौन सी हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें समान रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में पूर्ति का नियम। इसके बेस पे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, पूर्ति और स्टॉक में अंतर बताइए। देखिए दोनों में कुछ अंतर होता है, पूर्ति का मतलब और स्टॉक। पूर्ति का मतलब तो वो होता है जब वस्तु बाजार में बिकने के लिए आ जाती है तब वो हमारी पूर्ति होती है, यानी कि वो सप्लाई बन जाती है। बट स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब उत्पादक वस्तुओं को इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो बेचना नहीं चाहते। अब बेचना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको प्रेजेंट में प्राइस कम लगता है कि प्राइस कम है, और प्राइस कम है तो उन्हें प्रॉफिट क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो प्रॉफिट कम मिलने की वजह से वो वस्तुओं का स्टॉक करते चले जाते हैं कि आने वाले समय में जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तब हम वस्तुओं को बेचना शुरू कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, प्रेजेंट में वस्तुओं को ना बेच के उनका क्या कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। और पूर्ति का मतलब जब कोई चीज़ बाजार में बिकने के लिए आ जाती है तब वो क्या बन जाती है, पूर्ति। अब जो पूर्ति होती है, सप्लाई, वो किसका पार्ट होती है? स्टॉक का ही पार्ट होती है, क्योंकि जो हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है सामान, जो स्टॉक करके रखा हुआ है, उसी में से हम वस्तुओं की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या क्या हो जाएंगे, या आप अंतर भी कह सकते हैं कि जो पूर्ति है वो स्टॉक का वह भाग है, क्योंकि स्टॉक में से ही निकलता है सामान, वही हमारी पूर्ति बनती चली जाती है। तो जो दिए हुए जो भी समय दे रखा है, जो भी विशेष कीमत पे है, जब बाजार में बिकने के लिए जो चीज़ आ जाती है तब वो हमारी क्या बन जाती है, सप्लाई बन जाती है। अब हम कर लेते हैं स्टॉक क्या होता है। वस्तु का जो स्टॉक होता है, वस्तु की वह मात्रा है। मात्रा मतलब कि हमने कितनी क्वांटिटी में स्टॉक करके रखा है। जैसे मान के चलो चीनी है, हमें पता है कि 40 रुपये किलो का रेट चल रहा है तो प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो हम सोचेंगे कि आने वाले समय में ये कंफर्म है कि चीनी के रेट 40 से 42 हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में उसको ना बेच करके उसका क्या कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे। तो वही है कि जो उत्पादक होते हैं या व्यापारी होते हैं वो क्या करके रख लेते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं। लेकिन जो बाजार होता है उसमें वर्तमान कीमत पर, मतलब जो प्रेजेंट में चीनी का रेट 40 रुपये चल रहा है उस पर वो बेचने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कम मिल रहा होता है। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पर्पज से। 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब एक चीज़ देखिए, क्या जो वस्तु की जो पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो कांस्टेंट रहती है? नहीं भाई, कभी भी कांस्टेंट या एक समान नहीं रहती, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो हम अपने समय के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार या अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी डिमांड क्या करते हैं, कभी बढ़ा देते हैं और कभी घटा भी देते हैं। इसी तरीके से सेम जो उत्पादक होते हैं वो भी कभी भी वस्तु की पूर्ति को एक जैसा नहीं रखते। जैसे जैसे उनका कभी प्रॉफिट बढ़ता है या कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं तो उस वजह से उनकी सप्लाई कभी बढ़ जाती है और कभी उनकी सप्लाई कम हो जाती है। तो क्वेश्चन आपका यही है अगला कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो पूर्ति है वो चेंज होती है। चेंज का मतलब कभी इंक्रीज हो जाती है और कभी डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए हम वो एक एक फैक्टर्स करते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो कैसे बनता है, पहले हम ये पूरा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये भी आप जस्ट पढ़ चुके हैं, वस्तु की अपनी कीमत। जो वस्तु की कीमत होती है वो आपको पता है पूर्ति को क्या करती है, इफेक्ट करती है। कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ा तो हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, है ना। तो वस्तु की जो अपनी कीमत होती है वो पूर्ति को बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। अब वही लाइन फिर से आ गई, अन्य बातें समान रहने पर। इसको फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, या जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपको समझ आ जाएगा कि वो अन्य बातें क्या हैं। ठीक है, तो अन्य बातें जब कांस्टेंट रहेंगी, समान रहेंगी, तो क्या होगा, कीमत में जब वृद्धि होगी तो पूर्ति भी बढ़ जाती है और कीमत में जब कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी हो जाती है। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि जो वस्तु का जो प्राइस होता है वो सप्लाई को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, अब चलिए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 2 है उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। अब इस पॉइंट को पहले हम समझ लेते हैं कि ये पॉइंट है क्या। देखिए, जब उत्पादक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कोई उत्पादक है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जैसे खेती करने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह जैसी मशीनों का यूज़ कर रहा है, और एक उत्पादक है वो पुराने तरीके से ही उत्पादन कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क होगा। किस चीज़ में फ़र्क आएगा? दोनों की कॉस्ट में फ़र्क आएगा। किस में आएगा? कॉस्ट मतलब लागत में फ़र्क आएगा। तो अगर मान के चलिए एक उत्पादक है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, इट मीन्स आप कहेंगे आधुनिक तकनीक का यूज़ करता है। तो आधुनिक तकनीक का यूज़ करने में और एक है पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में फ़र्क है। किस चीज़ में? हमारी कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। एक उत्पादक न्यू तरीके से उत्पादन कर रहा है तो क्या होगा? कॉस्ट उसकी पहले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जब मशीनों का यूज़ हो रहा है तो कम से कम लेबर का यूज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो पाएगा। तो कॉस्ट क्या होगी? कम हो गई। कॉस्ट जैसे ही कम होती है तो कॉस्ट कम होगी एक उत्पादक की, तो सीधा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक पेन 7 रुपये का बनता है, बेचते हैं 10 रुपये का, प्रॉफिट कितने का मिल रहा है? 3 रुपये का। अब मैंने बोला कि कॉस्ट कम हो गई, वो नए तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, कॉस्ट कम हो गई मतलब 7 की जगह 6 रुपये हो गई। मार्केट में तो वो 10 का ही बिक रहा है लेकिन खर्चा कम हो गया, 6 रुपये हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही खर्चा कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। 6 रुपये में खर्चा आ रहा है, 10 रुपये में उस पेन को हम बेच रहे हैं, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है? 4 रुपये का। तो इसलिए जैसे ही लागत कम होती है, लागत कम होते ही हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्रॉफिट बढ़ते ही जो उत्पादक होता है वो वस्तु की पूर्ति हमेशा बढ़ा देता है। अब इसके विपरीत एक उत्पादक है वो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, घटिया तकनीक लगा रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ज़्यादा होते ही प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कॉस्ट में और प्रॉफिट में कैसा रिलेशन चलता है? नेगेटिव रिलेशन चलता है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ते ही प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ। और जैसे ही प्रॉफिट कम होगा तो भाई प्रॉफिट कम होने लगा तो उत्पादक अब सप्लाई भी क्या कर देगा? कम कर देगा। तो आपको सेकंड जो रीज़न मिला कि जो सप्लाई है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो किसके रीज़न से हो रही है? तकनीक के रीज़न से हो रही है कि जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो वही बताना था क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम सप्लाई क्या करते हैं? कभी इंक्रीज करते हैं और कभी डिक्रीज करते हैं। अब इसका डायग्राम भी बनेगा, वो मैं आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद बताऊंगी कि डायग्राम कैसे है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, ये सिंगल भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सिंगल पॉइंट भी आ जाता है। तो 3rd पॉइंट है आपका उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन करता है तो बहुत सारे साधनों का यूज़ किया जाता है, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ठीक है, या फिर यातायात के साधनों पे खर्च होता है, या बिजली पे खर्च होता है, पानी पे होता है। हर चीज़ पे हमारा क्या होता है? जो खर्चा होता है वो हमारी लागत होती है। तो ये उत्पादन के साधन है कि जब हम वस्तु का उत्पादन करने लगते हैं तो बहुत सारे साधनों पे हम अपना पैसा खर्च करते हैं। अब बात आती है कि जो साधन पे हम पैसा खर्च करते हैं, अगर उन साधनों की जो कीमत है, जैसे मान के चलिए मजदूरी देते हम, ठीक है, वर्कर्स हमने लगाए, मज़दूर लगाए, मज़दूरों को जो भी हम मज़दूरी दे रहे हैं वो पहले हम कितनी देते थे? एक मज़दूर को हम 5,000 रुपये देते थे। अब वो मज़दूरी बढ़ गई, 5 की जगह भाई हर मज़दूर को बढ़ के वो पैसा 6,000 रुपये जा रहा है। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। अब वो टैक्स पहले 2,000 जाता था, अब वो 2 से बढ़कर 2,200 जा रहा है।
तो यानी कि जब हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करने से पहले ये हमारे सारे जो खर्चे हैं ये बढ़ गए। खर्चे का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो साधन की जो प्राइसेस थे, भाई मजदूरों की सैलरी बढ़ गई, जो इमारत थी, जो लैंड थी आपने रेंट पे ली हुई थी उसका किराया बढ़ गया। अगर इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हर चीज़ पे हम ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमारा खर्च इट मीन्स बढ़ गया। और जैसे ही हमारी लागत बढ़ी, खर्च बढ़ा, तो खर्च बढ़ते ही उत्पादक का जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रॉफिट जैसे ही कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो वस्तुओं की सप्लाई भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट आपको कर लेना है, क्योंकि दोनों में बताना है। जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो अपोजिट करके भी बताना है। अपोजिट में क्या है, यानी कि जितने भी ये साधन जो हम लगा रहे थे, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, मजदूरों को जो सैलरी दे रहे हो, या फिर इमारत का जो किराया है, या फिर आप बिजली पे, पानी पे, यातायात पे जो भी खर्च कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का जो प्राइस है वो कम हो गया। तो यानी कि जो हमारा आने वाला जो खर्च है वस्तु पे वो कम हो गया। अब जैसे ही हमारा खर्चा कम हुआ तो वही सेम चीज़ प्रॉफिट बढ़ेगा, और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है तो एक उत्पादक क्या करता है, अपनी वस्तु की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट था कि किस तरीके से हमारी सप्लाई चेंज हो रही है, किसकी वजह से चेंज हो रही है, जो उत्पादन के साधन हैं उनके प्राइसेस में चेंज होने की वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पर। ये पूरा बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपका। 4th पॉइंट में बोल रहा है कि कर नीति में परिवर्तन। कर नीति में क्या है, जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन की जो पॉलिसी होती है उसमें चेंज आ रहा है। जैसे मान के चलिए एक उत्पादक है, आपको पता है जब जितने भी उत्पादक होते हैं वो प्रोडक्शन करने पे गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। अगर गवर्नमेंट वो टैक्स क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी, भाई टैक्स पहले 2200 जाता था, अब 2500 रुपये जा रहा है, तो जैसे ही टैक्स बढ़ा तो टैक्स बढ़ते ही हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, चाहे वस्तुओं को लाने ले जाने में यातायात पे खर्च हो रहा है, चाहे उसको बनाने में खर्च हो रहा है, या फिर वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए जब हम टीवी में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देते हैं, वो भी किसका पार्ट होता है, कॉस्ट का ही पार्ट होता है, वो भी हमारा खर्चा ही होता है। तो जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो टैक्स बढ़ते ही कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहीं से समझ जाएंगे आप कि कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट कम हुआ, और प्रॉफिट कम होता है तो वस्तु की जो सप्लाई है वो अपने आप ही कम हो जाती है। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे इसका अपोजिट, अगर गवर्नमेंट किसी वस्तु पर क्या दे देती है, आर्थिक सहायता दे देती है, सब्सिडीज दे देती है, छूट दे देती है, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएंगी सारी चीज़ें। कॉस्ट क्या हो जाएगी इस केस में, कम हो जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उत्पादक क्या कर देता है, अपनी जो वस्तु की जो सप्लाई है उसको भी बढ़ा देता है। तो ये था पॉइंट नंबर 4, ये भी एग्जाम में सिंगल आ जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2nd, 3rd, 4th, 5th ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंगल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। पहले इसको समझ लेते हैं, संबंधित वस्तु क्या होती है। संबंधित वस्तु का मतलब होता है जब एक मान के चलिए उत्पादक है, एक साथ एक जैसी दो चीज़ों का क्या करता है, उत्पादन कर रहा है। जैसे मान के चलिए एक किसान है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। यहाँ पर एक किसान है, वो अपनी भूमि पे दो चीज़ों की खेती कर रहा है एक साथ, गेहूं की भी और चावल की। ठीक है, अब जब वो गेहूं बेचता था या चावल बेचता था तो दोनों वस्तुओं को बेचने से जो उसको प्रॉफिट मिलता था वो इक्वल प्रॉफिट मिलता था, मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था उसके प्रॉफिट में। तो उसको जिसमें आराम होगा, जिसके प्रोडक्शन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही होगी उसका कम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पे दोनों से इक्वली मिल रहा है।
लेकिन मार्केट में क्या हुआ, जो चावल थे, चावल की जो कीमत थी वो बढ़ गई। ठीक है, चावल की जो कीमत थी वो बढ़ गई। अब मार्केट में पहले जो चावल था वो 20 रुपये किलो बेचा जाता था, लेकिन अब वो चावल 20 की जगह 25 रुपये का बेचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन गेहूं के प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया कि चावल की कीमत ले रहे हैं हम कि बढ़ रही है या घट रही है। तो आपको गेहूं की गेहूं की आपको सप्लाई पे देखना है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। डिमांड चैप्टर आप उसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसमें जा कर के देखना। जब भी हम डिमांड में भी किसी दो वस्तुओं की बात करते हैं तो एक वस्तु का प्राइस लेते हैं तो दूसरी वस्तु की हम डिमांड देखते थे कि उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जब हम दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो एक वस्तु की अगर हम कीमत ले रहे हैं बढ़ रही है घट रही है, तो दूसरी वस्तु की आप देखेंगे कि सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चावल की जो कीमत थी वो बढ़ गई, 20 से बढ़कर 25 रुपये का हम चावल बेच रहे हैं। तो जब चावल हम ज़्यादा रुपए पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा किस में मिल रहा है, चावल में। तो हम यहाँ पर भाई गेहूं की जो सप्लाई है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रीज़न समझ आया होगा क्यों, क्योंकि चावल के प्राइस बढ़ गए। अब चावल के प्राइस बढ़ गए तो जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसको किस वस्तु को बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, चावल में, क्योंकि चावल के प्राइस बढ़ गए हैं, गेहूं के तो उतने ही हैं। तो जब इसके प्राइस बढ़ने से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल रहा है तो वो उत्पादन चावल का ज़्यादा करेगा, गेहूं का उत्पादन करना कम कर देगा। तो जब इसका उत्पादन करना कम कर देगा तो इसकी जो वस्तु की, गेहूं की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल इन्वर्स, अगर चावल के जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं तो अब उत्पादक को चावल में प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि जब प्राइस कम हो गए तो प्रॉफिट कम हो गया चावल में। तो जब चावल में प्रॉफिट कम हो गया तो वो ज़्यादा किसका उत्पादन करेगा, गेहूं का करेगा। तो इट मीन्स गेहूं की जो सप्लाई है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पूरे इस पॉइंट में यही चीज़ को एक्सप्लेन किया है जो मैंने अब आपको यहाँ पे समझाया है कि यदि दो चीज़ों की खेती कर रहे हैं, गेहूं और चावल, चावल की अगर बाजार कीमत बढ़ गई तो वह किसान गेहूं की जगह किसकी खेती करना शुरू कर देगा, गेहूं की जगह किसकी खेती करेगा, चावल की करेगा, क्योंकि इसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे ही चावल की खेती करेगा तो आप ये कहेंगे कि जो गेहूं का पूर्ति वक्र है, जो सप्लाई कर्व है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड मतलब कमी को दिखा रहा है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे ये कर्व होता है, ठीक है, ये x होता है, ये y होता है, ये 0 होता है। अभी मैं आपको इसको अच्छे से डिस्कस करके भी बताऊंगी। यहाँ पर हमेशा वस्तु की मात्रा को लिया जाता है, यहाँ पर हमेशा वस्तु की कीमत को लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो SS है, ये SS ऐसे बनता है। ऐसे क्यों बनता है इसको भी देखेंगे। जब SS ऐसे बनता है तो ये कह रहा है जैसे ही चावल की कीमत बढ़ी तो गेहूं का जो पूर्ति वक्र है, जो सप्लाई कर्व है, उसमें कमी हो जाएगी मतलब वो इस साइड खिसक जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में इस पॉइंट के बाद समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट नंबर 5 यही है जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है पूरा। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है उत्पादकों की संख्या में परिवर्तन। जब प्रोड्यूसर की संख्या चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी चेंज हो जाएगी मार्केट में। जैसे अगर मार्केट में ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे तो यानी कि वस्तुओं की जो पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो भी क्या होने लग जाएगी, ज़्यादा। और जैसे ही प्रोड्यूसर कम हो जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था पॉइंट नंबर 6। तो ये 6 पॉइंट थे जो हमने ये बताए हैं कि किस किस रीज़न से वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ती है और किस किस रीज़न से वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए ये कर्व होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये 0 होता है। ठीक है, हमेशा आपको ये सब लिखना होगा, इसके मार्क्स होते हैं, बिना लिखे आपका इसमें डायग्राम इनकम्प्लीट माना जाएगा।
एक्स एक्सिस पे हमेशा वस्तु की मात्रा को लिया जाता है और वाई एक्सिस पे हमेशा वस्तु की कीमत को लिया जाता है। फिक्स है ये, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, ये फिक्स है कि यहाँ पे कीमत ही ली जाती है, यहाँ पे हमेशा मात्रा को ही लिया जाता है। ठीक है, ये परमानेंट लाइन होती है किसकी, प्राइस की एंड क्वांटिटी। ये होता है आपका Q मतलब क्वांटिटी, ये हो गया आपका P मतलब प्राइस। ये परमानेंट लाइन है, ये आपका हमें लेके चलना है। अब इस लाइन में हमें अपना चेंज दिखाना है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो पूर्ति का नियम था वो क्या था, पूर्ति के नियम में क्या था यहाँ पर कि जब वस्तु की जो कीमत होती है वो क्या हो जाती है, अगर अब यहाँ पे वस्तु की जो कीमत है वो फिक्स हो गई, वस्तु की मात्रा फिक्स हो गई। जैसे हमारा जो पूर्ति का नियम होता है वो क्या होता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ को हम डायग्राम पे कैसे दिखाते हैं कि देखिए, अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई तो ऊपर बढ़ेगी कीमत, तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। कीमत ऊपर क्यों बढ़ेगी, अगर आप इसको नंबर लाइन से देखें तो 0 1 2 3 4 तो 5 6 7 ऊपर बढ़ता है तो प्राइस ऊपर बढ़ेगा और प्राइस नीचे घटता है। ऐसे ही ये क्वांटिटी है 0 1 2 3, तो अगर हमें बढ़ानी है क्वांटिटी तो कहाँ बढ़ाएंगे, इधर 4 के बाद 5 6 7। ठीक है, और अगर क्वांटिटी कम होती है तो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर जितने भी आप डायग्राम बनाएंगे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर विदाउट नंबर लाइन बनाना है। आपको बिल्कुल भी 1 2 3 नहीं लिखना है, क्योंकि हर पॉइंट के बाद डायग्राम आएगा, तो अगर जितने आप ये नंबर लिखोगे तो एग्ज़ाम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायग्राम जो होते हैं वो बिल्कुल फ्रीली बनाने हैं, आपको कोई नंबर नहीं लिखना है। जहाँ पर नंबर की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे आपको विदाउट नंबर बनाना है डायग्राम। और दूसरी बात ये है, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे थ्योरी 1-2 कम कर दो, लेकिन डायग्राम अगर जिसमें भी है तो वो आपको बना के आना है। और कभी भी आपसे बोलेगा नहीं, जैसे इसी क्वेश्चन में ये बोला था सिर्फ पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, ऐसे नहीं बोला था कि चित्र सहित समझाइए। आपको डायग्राम अपने आप ही बना के आना है। जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे उतने ज़्यादा आप नंबर लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, हम बना रहे हैं पूर्ति के नियम को डायग्राम पे। कैसे देख रहे हैं हम कि ये परमानेंट लाइन होती है। अब हमने देखा कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, तो कीमत ऊपर बढ़ी, पूर्ति यहाँ बढ़ गई। ये हो गया P1, ये हो गया Q1। ऐसे ही जब वस्तु की कीमत कम होती है तो पूर्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कीमत जैसे ही यहाँ पे कम हुई, इधर से नीचे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मात्रा में इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही कीमत कम हो गई तो आप देख रहे हैं वस्तु की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। तो अब हमारे ये जो 3 पॉइंट आ गए, ये और ये, इन पॉइंट को अगर हम मिला के एक लाइन बनाएंगे तो ये जो लाइन है ये हमारा आ गया SS, यानी कि जिसको बोलते हैं हम सप्लाई कर्व। इट मीन्स पूर्ति वक्र मिल गया हमें। तो अब हमने देखा कि पूर्ति वक्र की लाइन ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है, ऐसे करके राइट टू लेफ्ट जा रही है। ठीक है, किस वजह से जा रही है, ऐसे करके SS की लाइन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम की वजह से ये लाइन ऐसे बनती है। जब आप डिमांड आपने किया तो डिमांड के अंदर जो लाइन है डिमांड कर्व की वो ऐसे जाती थी। अब डिमांड कर्व ऐसे क्यों जाता था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की वजह से, क्योंकि मांग का जो नियम था वो नेगेटिव रिलेशन को दिखाता था। कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती थी, तो इसलिए ये लाइन ऐसे बनती है। तो ध्यान रहे आपको, डिमांड कर्व की ऐसे बनती है, लेकिन SS की बात करें तो SS की लाइन ऐसे बनती है। अब इस SS के अंदर इंक्रीजमेंट कहाँ होता है, डिक्रीजमेंट कहाँ होता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपने ये SS बनाया, आप भूलोगे नहीं, अपना हैंड रख के देखो। ध्यान रखना हमेशा जो आपका राइट हैंड होता है ना, वो किस चीज़ को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। इट मीन्स इंक्रीजमेंट को दिखाता है। और अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड, तो जो लेफ्ट होता है वो हमेशा कमी को दिखाता है, डिक्रीजमेंट को दिखाता है। तो अगर हम SS की बात करें, नीचे हमारा
हमारा राइट हैंड आ रहा है, तो अगर ये एसएस की लाइन अगर ऐसे शिफ्ट हो जाती है तो ये क्या दिखा रहा है कि जो पूर्ति है वो बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ से अगर पूर्ति यहाँ आ गई है, S1 वाली लाइन पे आ गई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूर्ति में वृद्धि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि नीचे हमारा राइट हैंड आ रहा है, ऊपर आपका लेफ्ट हैंड आ रहा है, तो लेफ्ट जो होता है हमेशा किस चीज़ को दिखाता है, कमी को दिखाता है, तो कमी को दिखाता है, तो ये हो गया आपका S2। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पूर्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये SS है, अगर आपको पूर्ति में वृद्धि करनी है तो नीचे करेंगे, पूर्ति में कमी करनी है तो ऊपर की तरफ करेंगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि नीचे राइट आ रहा है तो इंक्रीजमेंट को दिखाता है, ऊपर लेफ्ट हैंड आ रहा है तो वो कमी को दिखाता है। ठीक है, तो ये पता चलता है हमें कि जो SS है वो इधर पूर्ति बढ़ गई है, और SS जो है सप्लाई कर्व जब इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये पता चलता है कि पूर्ति में क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, ये था आपका पूरा डायग्राम का बेस। अब हमने टोटल 6 पॉइंट्स किए। क्वेश्चन क्या था आपका कि वो फैक्टर्स बताओ, वो रीजंस बताओ कि जिस वजह से वस्तु की जो पूर्ति है वो कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। तो हमने टोटल 6 पॉइंट किए। अब 6 पॉइंट के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि जब अगर पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे पूरा क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में पूछता है, वो पॉइंट पूछता है, पॉइंट में आपको बताऊंगी कैसे पूछता है। अगर पूरा क्वेश्चन भी आता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बताओ 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो आप पहले 3 या 4 पॉइंट पूरे डिफाइन करने के बाद लास्ट में इस फिगर को जरूर बनाएं। कैसे? ये एक्स एक्सिस होता है हमेशा यहाँ पर वस्तु की मात्रा, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे वस्तु की कीमत। अभी मैंने आपको बताया ये एसएस की लाइन होती है। ठीक है, ऐसे क्यों बनती है एसएस? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब एसएस में अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो पूर्ति में वृद्धि को दिखा रहा है, और इधर शिफ्ट होता है तो पूर्ति में कमी को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछता है वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेगा। देखिए, अब आपके सामने यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की पूर्ति से कैसे प्रभावित होती है। देखिए, वैसे आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है कि कौन सा पॉइंट आएगा। आपको सिर्फ इतना बताना है, हमने टोटल 6 पॉइंट किए हैं 1 to 6। बस आपको ये बताना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट आपको डिफाइन करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की पूर्ति से कैसे प्रभावित होती है। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल पता चल गया कि पॉइंट नंबर जो आएगा यहाँ पर 5th आएगा। कौन सा आएगा? 5th, क्योंकि एक वस्तु हो गई जैसे चावल और अन्य वस्तु हो गई जैसे गेहूं। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तु की पूर्ति से, क्योंकि 2 वस्तु की बात की थी हमने, संबंधित वस्तुओं में 2 वस्तुओं की बात की थी, गेहूं और चावल। तो यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन उसी को पूछ रहा है ये, कि संबंधित वस्तु की जब कीमत में चेंज आता है, यानी कि एक वस्तु की जब कीमत में चेंज आता है तो जो दूसरी वस्तु की जो सप्लाई है वो कैसे इफेक्ट करती है। तो आपको यहाँ पर जैसे मान के चलिए क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, तो आपको इस पूरे पॉइंट को पहले डिफाइन करना है, उसके बाद आपको विद फिगर बनाना है। और फिगर कौन सी बनेगी? जो अभी हमने एंडिंग में फिगर बनाई थी उसी फिगर को यहाँ पे बना देना है। एसएस कहाँ इंक्रीज होगा और कहाँ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपको नाम से ही पता चल गया, यहाँ पे तकनीक वर्ड दे दिया, तकनीक की स्थिति और एक वस्तु की पूर्ति के बीच। तो यहाँ पे तकनीक नाम आते ही आपका जो आएगा पॉइंट नंबर 2 को डिफाइन करना है, विद फिगर बनाना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है उत्पादन के साधनों की कीमत। अब उत्पादन के साधन वही है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, है ना। और क्या बताया था, बिजली पे खर्च होता है, पानी पे, यातायात पे। तो और साथ में कह रहा है यहाँ पे कीमत में परिवर्तन। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जब परिवर्तन वर्ड की बात करता है तो आपको दोनों ही डिफाइन करने होते हैं, वृद्धि को भी और कमी को भी। अगर वो सिर्फ इतना कहता उत्पादन के साधन की कीमत में वृद्धि से
एक वस्तु की पूर्ति कैसे, तो आप बताते कि कीमत जब बढ़ती है तो जब साधनों की कीमत बढ़ेगी, भाई भूमि का किराया बढ़ गया, बिजली पे खर्च बढ़ गया, यातायात पे, इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ गई, तो कीमत बढ़ने से लागत क्या होती है, बढ़ेगी, और लागत बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट जैसे ही कम होता है तो सप्लाई कम होगी। तो सिर्फ वृद्धि को डिफाइन करना था, कमी को नहीं। लेकिन जब परिवर्तन वर्ड देगा तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वृद्धि और कमी दोनों को ही डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। तो पॉइंट नंबर थर्ड को हम डिफाइन करेंगे, साथ में हम फिगर भी ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैंने आपको पूरा बताया कि पूरा क्वेश्चन होता है तो सारे पॉइंट बना के एक बार लास्ट में फिगर बना देना, क्योंकि सब में एक ही फिगर है तो अलग अलग ज़रूरत नहीं है। सिंगल पॉइंट पूछता है तो उस पॉइंट को डिफाइन करके फिर हम उसकी क्या बना देंगे, फिगर बना देंगे। तो इस तरीके से भाई ये आपका यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं पे ऑफ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो ये जो सप्लाई है मैं आपको 3 वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी, और इसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई अदर बुक की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद के हैंडमेड नोट्स हैं। यहाँ पे आप देखना, बुक की लैंग्वेज बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं करनी, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कोई डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं एक लाइव क्लास भी रखूँगी जिसमें आपके जो डाउट्स होंगे, उनकी प्रॉब्लम होंगी, वो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ऑफ करते हैं 3 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।